नमस्कार दोस्तों, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आप एक घर बनाएं और उसे सुरक्षित रखने के लिए उसमें दरवाजे ना लगाएं, या फिर राजा एक महल बनाए और उसमें दरबार ना रखे। खैर, यहाँ तो हम अभी प्राचीन काल के राजाओं के महल और आज के समय में अपने खुद के घरों की सुरक्षा की कल्पना कर रहे हैं। लेकिन सोचिए, बड़े बड़े देश जैसे अमेरिका, चीन, रूस और भारत भी अपनी सरहदों को सुरक्षित रखने के लिए क्या कुछ नहीं करते। क्या ये देश बॉर्डर पर वीर जवानों की फौज खड़े किए बिना अपने आवाम को सुरक्षित रख सकते हैं? शायद बिल्कुल नहीं। लेकिन एक देश ऐसा है जिसके पास मिलिट्री नहीं है, और वो देश है जापान। पिछले 70 सालों से जापान दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, जिसने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक भी युद्ध नहीं किया है और न ही युद्ध में एक भी गोली चलाई है। ऐसे में सवाल अब ये है कि बिना किसी सैन्य शक्ति के कैसे जापान अपने देश को सुरक्षित रखता है। ये जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। तो सबसे पहले अगर हम ये समझें कि जापान के पास मिलिट्री नहीं है, तो ये पूरी तरह से सच नहीं होगा। दरअसल वहाँ की सरकार मिलिट्री को किसी और नाम से बुलाती है। जापान में मिलिट्री को सेल्फ डिफेंस फोर्सेस के नाम से संबोधित किया जाता है। खैर, जापान अपनी मिलिट्री को कुछ भी बुलाए, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जापान की सिर्फ सेल्फ डिफेंस फोर्स का सालाना बजट 49 बिलियन डॉलर्स का है, जो कि 8 अन्य देशों से काफी अधिक है। वैसे आपको बता दें कि 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा शहर पर अमेरिका ने दुनिया का पहला परमाणु हमला किया था, और इस हमले के ठीक 3 दिन बाद दूसरा परमाणु हमला हुआ जापान के ही नागासाकी शहर पर। इस हमले के बाद जापान के दोनों ही शहर लगभग पूरी तरह तबाह हो गए। कई लोगों ने इस हमले में अपनी जान गंवाई तो कई विकलांग हो गए। ये दुनिया का पहला और आखिरी परमाणु हमला था, जिसके बाद से जापान की प्रतिज्ञा साफ रही कि वह कभी भी परमाणु हथियारों से संबंधित प्रचार को बढ़ावा नहीं देगा। लेकिन परमाणु हमले की विभीषिका झेलने के बावजूद जापान ने 2017 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में उस संधि का कभी समर्थन नहीं किया है, जिसके तहत सभी देशों को अपने पास परमाणु हथियार नहीं रखने होंगे। दिलचस्प बात यह है कि जापान के पास लगभग 47 टन प्लूटोनियम है, और ये अपनी आत्मरक्षा के लिए अमेरिका के परमाणु हथियारों का उपयोग करता है। आज जहाँ बड़े बड़े देश एक दूसरे से लड़ झगड़ रहे हैं, जापान उम्मीद की एकमात्र किरण के रूप में उभर रहा है। लेकिन पड़ोसी देश चीन, नॉर्थ कोरिया और रूस से बढ़ते खतरों के सामने कई लोगों का मानना है कि जापान को सामान्य देश बनने में अब भी कुछ समय बाकी है। वास्तव में देखा जाए तो जापान अभी से ही सामान्य देश होने की कगार पर है, और कुछ नहीं तो दिखावे के लिए तो है ही। हालांकि सच्चाई जैसी दिखती है वैसी है नहीं। ये विचार कि एक देश जो अपनी आवाम की आजादी के बल पे सत्ता चलाने वाला मुल्क हो, जो सेना की वीरता द्वारा चलने वाला मुल्क हो, वो एक आजाद, डेमोक्रेटिक और शांत राज्य में बदल दिया जा सकता है। केवल युद्ध की वजह से हुई अशांति भंग करने के लिए ये सर्वथा बेतुका था। लेकिन दूसरे विश्व युद्ध में बिना किसी शर्त पर जापान के आत्मसमर्पण कर लेने के बाद अमेरिकियों ने ठीक यही प्रयास किया। जैसे ही अमेरिका ने विश्व युद्ध के बाद जापान के संविधान को लिखना शुरू किया, तो अमेरिकी सैन्य नेता जनरल डगलस मैकआर्थर ने 3 महत्वपूर्ण मांगे की, जिनमें से एक जापान को आत्मरक्षा के लिए भी युद्ध में शामिल होने से बैन कर दिया। उस समय से जापान सिर्फ दूसरों की सुरक्षा करेगा। संविधान के अंत में एक आधा अधूरा सा आर्टिकल 9 लिख दिया गया था, जिसमें लिखा था कि जापानी लोग हमेशा के लिए युद्ध को त्याग देंगे। जमीन, समुद्र और वायु सेना के साथ साथ अन्य युद्ध सामग्री को कभी भी अपने पास नहीं रखेंगे। बदले में अमेरिका ने उसकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेने का भी काम किया। ऐसे में आप सोच ही रहे होंगे कि अगर जापान युद्ध में हिस्सा नहीं लेता है, तो आज की तारीख में उसकी मिलिट्री में 49 बिलियन डॉलर का बजट क्यों नियुक्त किया जाता है। जैसे कि आपको बताया, अमेरिका ने जापान का शांति संविधान लिखा था, लेकिन उसके 5 सालों में ही अमेरिका ने जापान की मिलिट्री पर प्रेशर डालना शुरू कर दिया। 1947 में शांति संविधान लागू हुआ। 1949 में कम्युनिस्ट पार्टी ने चीन में सत्ता शुरू कर दी, और कोरियाई युद्ध 1950 में शुरू हुआ। जब अमेरिका के सैनिकों को कोरिया में लड़ने के लिए भेजा गया, तो जापान को असुरक्षित छोड़ दिया गया। ऐसे में अपने देश की सुरक्षा को लेकर जापान में 75,000 पर्सनल नेशनल पुलिस रिजर्व का निर्माण हुआ। दरअसल सरकारी तौर पर यह पुलिस रिजर्व एक्सटर्नल सिक्योरिटी के लिए जिम्मेदार नहीं थी, यानी ये एक फौज की तरह काम नहीं कर सकती थी। 1952 में पुलिस रिजर्व नेशनल सिक्योरिटी फोर्स बन गई, जिस पर प्रधानमंत्री ने कहा कि ये फोर्स अभी भी युद्ध नहीं लड़ सकती। 1954 में नेशनल सिक्योरिटी फोर्स जापानीज सेल्फ डिफेंस फोर्सेस में तब्दील हो गई, जो आज कई दशकों से चलती आ रही है। जापानी सेल्फ डिफेंस फोर्सेस को नाम के अलावा हर चीज में एक सामान्य सेना कहना गलत होगा। वे कमजोर नहीं है, पर काफी विवश हैं। वे भर्ती से लाभ नहीं उठाते और इसीलिए पदों को भरने के लिए संघर्ष भी करते हैं।
ये अपने पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स जैसे कुछ रोजगारी हथियार नहीं रख सकते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जापान की सेल्फ डिफेंस फोर्स बिल्कुल अपने देश की सुरक्षा करने में नाकाम है। पर हाँ, उन पर बंदिशें काफी हैं। अब थियोरेटिकली आर्टिकल 9 में तब्दीली की जा सकती है। संविधान को बदलने के लिए जापानी लेजिस्लेटिव बॉडी के दोनों सदनों में 2/3 समर्थन की आवश्यकता होती है। साथ ही एक रेफरेंडम में साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। लेकिन 74 साल पहले जब ये संविधान लिखा गया था, तब से अब तक ये एक भी बार नहीं बदला गया है। ये वास्तव में दुनिया का सबसे पुराना संविधान है जिसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। असली वजह इतनी कानूनी नहीं है जितनी सांस्कृतिक है। दूसरे विश्व युद्ध में 3 मिलियन से अधिक जापानी लोगों की जान चली गई थी। लगभग 20% घर बर्बाद हो गए थे। और निश्चित रूप से जापान ही एक ऐसा देश है जहां के लोगों पर युद्ध के दौरान न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल हुआ। अब जायज सी बात है कि इन घटनाओं का इंसानों की मानसिकता पर गहरा असर पड़ा है। तो इन्हीं मनोवैज्ञानिक मुश्किलों का सामना करते हुए ऐसा कहा जाता है कि जापानी समाज शांति को समृद्धि के साथ जोड़ने लगा। जापान की इकोनॉमी में सुधार आया तो जीवन शैली भी बेहतर हो गई। इतने सालों बाद भी जापानियों के सिद्धांत उनकी शिक्षा व्यवस्था की वजह से जीवित हैं। जापान में पढ़ाई लिखाई मिलिट्री के खिलाफ नजर रखने का कार्य करती है। ये विचारधारा समाज के किसी एक वर्ग तक सीमित नहीं है। जापान में लगभग हर छात्र ने देश के 75 पीस म्यूजियम्स में से कम एक म्यूजियम तो देखा ही हुआ है। कुल मिलाकर 74 मिलियन से अधिक लोगों ने हिरोशिमा पीस म्यूजियम देखा है। लेकिन हर एक म्यूजियम उसे देखने आए लोगों के मन में युद्ध से दूर रहने की भावना छोड़ देता है। कुछ लोग जिनका मानना है कि जापान सिक्योरिटी फोर्स आज के समय के हिसाब से अपर्याप्त है। हालांकि जापानी जनता थ्योरेटिकली अपनी रक्षा करने के हित में है, पर असल में वो इसका विरोध करते हैं। एक पोल में 78% जापानियों की बहुमत कहती है कि जब हमला किया जाता है तो युद्ध करना सही बात होती है। फिर भी लगभग कोई भी ऐसा करने को तैयार नहीं है। संविधान में बदलाव लाने में असमर्थ जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने इसके बजाय पुनर्व्याख्या पर भरोसा किया। बहस का मुद्दा ये है कि ज्यादातर लोगों का मानना है कि जापान को आत्मरक्षा के लिए आवश्यक न्यूनतम स्तर के बल को बनाए रखना चाहिए। सवाल यह है कि वो स्तर क्या होना है। रूढ़िवादियों का मानना है कि दुनिया का नजरिया बदल चुका है। हिंसा को रोकने में असफलता को अब निष्पक्षता के रूप में नहीं बल्कि चुपचाप हिंसा को स्वीकारने के रूप में देखा जाता है। हालांकि जापान की नीति के नजरिए से इसका मतलब शांति बनाए रखना है, फिर चाहे वो अपने पड़ोस में हो या मिडिल ईस्ट में। प्रस्ताव के तौर पर संविधान में बदलाव करने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि देश के पास सेल्फ डिफेंस की अनुमति हो, जो जापान के पास पहले से है। जापान सभी देशों से अलग अपनी छाप शांति के रूप में छोड़ता हुआ आया है, और ये सिर्फ कहने भर के लिए नहीं है, क्योंकि शांति को समृद्धि के साथ जोड़ने वाला जापान अपने देश में किसी तरह के विरोध का समर्थन नहीं करता है। यही वजह है कि यहाँ की जनता केवल भाषा के स्तर के परिवर्तन का भी पुरजोर विरोध करती है, और ये जापान में निश्चित रूप से किसी भी अधिक ठोस चीज का विरोध करने के बराबर होता है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए।